हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका आपके अपने प्लेटफॉर्म हेलो सर पर। मैं अजय आज आपसे चर्चा करने वाला हूं मध्य प्रदेश के मध्यकालीन इतिहास के बारे में। तो आइए हम शुरू करते हैं। तो मध्य प्रदेश में यदि हम मध्यकालीन भारत की या इतिहास की बात करें तो कहाँ से शुरू होता है? ये होता है हमारा जब मुस्लिम आक्रांता मध्य प्रदेश में आक्रमण करना चालू करते हैं। कि हमने देखा पिछली क्लासों में जब हम बात कर रहे थे चंदेल वंश की, जब हमने एक जानकारी ली कि 1203 में कुतुबुद्दीन ऐबक, कौन? कुतुबुद्दीन ऐबक ने कहाँ पर हमला किया? कालिंजर पर। यहीं से फिर हम मध्य प्रदेश में मध्यकालीन भारत इतिहास देखते हैं। तो दिल्ली सल्तनत जो हम बात करते हैं कि राष्ट्र भारतीय स्तर पर हम बात करें तो उस समय दिल्ली सल्तनत केंद्र में थी दिल्ली में, जिसमें वंश था गुलाम वंश। कौन सा? गुलाम वंश, जो रहता है 1206 से लेकर 1290 तक। क्योंकि इससे पहले की यदि हम बात करें तो आपको मिलेगा तराइन के युद्ध। आपको क्या मिलेंगे? तराइन के युद्ध मिल जाएंगे आपको। तराइन के युद्ध हमको दो मिलते हैं, एक मिलता है 1191 और एक मिलता है 1192। किस किस के बीच हुए हम देखें तो ये आपको पृथ्वीराज चौहान और गौरी के बीच में। तो पहले में आपको पृथ्वीराज चौहान विजेत रहता है और दूसरे में गौरी, मोहम्मद गौरी। तो यहाँ पे गौरी ये करता है कि यहाँ पे राजपाट जो भी जीता तो वो अपने गुलामों को देकर वापस चला जाता है। तो उसमें से एक गुलाम जो रहा कुतुबुद्दीन ऐबक, जो फिर स्थापना करता है गुलाम वंश की। तो गुलाम वंश का संस्थापक कौन? कुतुबुद्दीन ऐबक। यदि हम इसका समय देखें तो 1206 से 1210 तक ये शासक रहा। क्या किया इसने? तो 1202 में कलिंजर खजुराहो को जीता। ठीक है, ये कब? ये शासक नहीं, उस समय गुलाम हुआ करता था। इसके बाद देखें आगे, और तो इसी के आगे बढ़ते हैं तो दूसरा शासक आता है इल्तुतमिश, जिसने 1231-32 में हमको ग्वालियर पर आक्रमण किया था। यहाँ पर मेनली आपको मध्य प्रदेश में केवल आक्रमण ही मिलेंगे। ठीक है, 1234 में इल्तुतमिश ने भेलसा पर आक्रमण किया। भेलसा आपका कौन? ये है विदिशा का क्षेत्र। तो विदिशा पे आक्रमण किसने किया? इल्तुतमिश ने, 1234। इसके साथ ही 1235 में इल्तुतमिश ने महाकालेश्वर मंदिर को लूटा। ये पहला शासक था जिसने महाकालेश्वर मंदिर को लूटा। नेक्स्ट वंश की यदि हम बात करें तो दूसरा वंश गुलाम के बाद मिलता है खिलजी वंश, जो 1290 से 1320। ठीक, कहाँ? 1290 से 1320 तक। ये हम बात कर रहे हैं जो केंद्र लेवल पे या केंद्र दिल्ली में जो वंश थे, क्योंकि वही राजा आप कुछ छोटे मोटे आक्रमण के लिए, कुछ लड़ाइयों के लिए मध्य प्रदेश में आपको जानकारी मिलती है। संस्थापक कौन था? तो संस्थापक था जलालुद्दीन खिलजी। 1290 से 1296 इसका शासनकाल रहा। उसी दौरान इन्होंने मालवा को लूटा। और खिलजी वंश में फिर मुख्यतः मध्य प्रदेश से संबंधित जो राजा हमको मिलता है उसका नाम है अलाउद्दीन खिलजी। कौन? अलाउद्दीन खिलजी। 1296 से 1316 तक रहा। तो जाहिर सी बात है पद्मावती मूवी याद तो आई गई होगी। हाँ, अब हम देखें क्या किया। तो 1292-93 में इसका सेनापति था ऐन उल मुल्क। कौन? ऐन उल मुल्क। तो मालवा पर आक्रमण किया था और महलक देव जहाँ वो शासक था उसकी हत्या कर दी। आपसे एक बार
पुराना क्वेश्चन पूछ लिया गया है कि आयन मुल्क निम्न में से किसका सेनापति था मालवा में। इसके बाद देखें तो 1296 में कलिंजर, चंदेरी, धार और मांडू को लूटा अलाउद्दीन खिलजी ने। और अलाउद्दीन खिलजी के बारे में जानकारी हमको कहाँ से मिल जाती है, तो सलैया शिलालेख हमको मिलता है मध्य प्रदेश में दमोह जिले में, जिसमें क्या किया है कि अलाउद्दीन खिलजी को सार्वभौम शासक बनाया, बताया कैसा सार्वभौम शासक। तो आपसे पूछ लिया जा सकता है कि कहाँ उसकी जानकारी मिलती है, कहाँ अलाउद्दीन को सार्वभौमिक शासक कहा गया है। तीसरे वंश की बात करें इसके बाद आगे तो मिलता है आपको तुगलक वंश, जो रहा 1320 से 1414 ईस्वी। तुगलक वंश में क्या हुआ, तो तुगलक वंश का संस्थापक था गियासुद्दीन तुगलक, जो 1320 से 1325 तक शासक रहा। इसका हमको जानकारी कहाँ से मिलती है, तो साक्ष्य मिलती है, फारसी भाषा का अभिलेख है एक बटियागढ़ अभिलेख, जो कहाँ है दमोह में। इसको तुगलक गियासुद्दीन तुगलक के साक्ष्य मिलते हैं। एक तो हमको ये मिला कि बटियागढ़ अभिलेख कहाँ है, वो दमोह में है, और भाषा कौन सी है, तो वो फारसी भाषा का अभिलेख है। किसके बारे में जानकारी मिलती है, गियासुद्दीन तुगलक के बारे में। इसके बाद उसका लड़का मोहम्मद बिन तुगलक शासक बनता है, जो 1325 से 1351 तक रहा। तो इसमें क्या किया कि धार के किले का इन्होंने पुनर्निर्माण कराया, इसने किसके, धार के किले का, और उसका निर्माण किसने कराया था, वो राजा भोज ने कराया था। धार के किले का निर्माण अगर पूछा जाता है तो राजा भोज, और पुनर्निर्माण की बात आती है तो मोहम्मद बिन तुगलक। इसके बाद आगे शासक की बात करें तो फिरोज शाह तुगलक 1351 से 1388, दुलनीपुर में ही इसका अभिलेख मिलता है सागर में। और इसने मलिक रजा को बुरहानपुर का सूबेदार नियुक्त किया था। किसको, मलिक रजा को, क्योंकि जब आप देखते हैं तो पेपर में क्वेश्चन भी ऐसे ही बनते हैं, कई बार आपसे सूबेदार पूछा जाएगा, कभी कभार उसका सेनापति पूछा जाएगा, ठीक है। तो इनकी हम को ध्यान में रखते हुए तैयारी करनी है। तुगलक वंश के बाद आता है आपका सैयद वंश। कौन सा, सैयद वंश, जो इतना महत्वपूर्ण नहीं रहा मध्य प्रदेश में, इसलिए हम उसको नहीं देखते हैं। आप समय देखें तो 1414 से लेके 1451 इनका समय रहा। उसके बाद आता है लोधी वंश 1451 से 1526। महत्वपूर्ण शासक की यदि हम बात कर लें इसमें तो बहलोल लोधी, यही इसका संस्थापक है। 1451 से 1479 तक राज किया। क्या तो ग्वालियर पर आक्रमण, ग्वालियर पर जब ये आक्रमण किया तो उस समय ग्वालियर पर कौन राजा था, तो वो राजा था मानसिंह तोमर, जिसने ग्वालियर में तोमर वंश का शासक था। नेक्स्ट बात करें सिकंदर लोधी की, तो सिकंदर लोधी ने राजधानी को आगरा बनाई। किसको, पहले, इससे पहले राजधानी कहाँ हुआ करती थी इनकी, तो इनकी राजधानी हुआ करती थी दिल्ली। और इससे और पहले यदि आप बात जाओगे तो कुतुबुद्दीन ऐबक जब शासन करता था तब राजधानी लाहौर थी। फिर इल्तुतमिश लाहौर से राजधानी स्थानांतरित करता है दिल्ली, और उसके बाद कई राजवंश निकल जाने के बाद लोधी वंश में कौन, सिकंदर लोधी फिर से राजधानी परिवर्तित करके क्या बना देता है, आगरा। इसने 5 बार ग्वालियर पर असफल आक्रमण भी किए हैं, जो सफल नहीं हो पाया उसमें। एक अंतिम शासक हमको मिलता है इब्राहिम लोधी 1517 से 1526। तो इसने जो तोमर शासक था विक्रमजीत, उसको हराया, और हराने के बाद इससे संधि या कहें तो इस अपनी अधीनता में उसको रखा। और जब 1526 में बाबर से पानीपत का पहला युद्ध होता है, कौन सा, पानीपत का प्रथम युद्ध, 21 अप्रैल 1526 को किस किस के बीच में होता है, तो ये इब्राहिम लोधी और बाबर के बीच में। तो तोमर शासक विक्रमजीत ने किसका साथ दिया था उस समय, तो उस समय इब्राहिम लोधी का इसने साथ दिया। इसके बात करें तो मालवा पर गुजराती शासक बहादुर शाह का शासन था इस समय। कौन, बहादुर शाह का शासन। क्लियर। तो अभी तक हमने क्या देखा, गुलाम, खिलजी, तुगलक,
सैयद और लोधी वंश। क्वेश्चन आपसे पूछ लिया जाता है कभी कभार कि सर्वाधिक कार्यकाल या सर्वाधिक समय कौन सा शासन रहा, तो सर्वाधिक की बात करोगे तो आप तुगलक वंश आपको मिल जाएगा दिल्ली सल्तनत में, और कम की यदि हम बात करेंगे तो हमको खिलजी वंश मिलेगा। ठीक है, ये हमको थोड़ा याद रखना है कि सर्वाधिक शासन काल किसका रहा, तुगलक का, सबसे कम खिलजियों का। अब हम चर्चा करते हैं तोमर वंश पर, जिसकी अभी जानकारी हमने ली कि तोमर वंश पर कई बार उन्होंने आक्रमण किया सफल। तो तोमर वंश आपको मिलेगा 1394 से। संस्थापक कौन, तो संस्थापक था इसका वीर सिंह देव तोमर, जो 1394 से 1400 तक ग्वालियर का शासक रहा। क्लियर हुआ? मध्य प्रदेश में कौन, वीर सिंह देव तोमर। जानकारी कहाँ से मिलती है, तो हमको जानकारी मिलती है तारीख ए मुबारक शाही, तारीख ए मुबारक शाही। उसका उल्लेख, इसका रचनाकार कौन है, तो अहमद सर हिंदी या याहिया बिन अहमद सर हिंदी आपको मिल जाएगा। किया क्या इन्होंने, तो ग्वालियर में चतुर्भुज मंदिर, जीत महल, जीत स्तंभ इनका निर्माण कराया था, और खुद एक रचना भी की जिस वीर सिंहावलोकन और दुर्गा भक्ति तरंगणी। ये किसकी बात कर रहे हैं हम, वीर सिंह देव तोमर की। क्लियर हुआ? वीर सिंह देव तोमर। आगे हम बात करें तो कुछ उद्धरण देव हमको मिलता है, एक शासक बीरम देव भी मिलता है। क्लियर? और गणपति देव हमको मिल जाएगा। इसके जैसे आगे बढ़े तो आगे हमको फिर दूसरा शासक मिलता है मानसिंह तोमर। मानसिंह तोमर 1486 से 1518। इसी के समय किसका आक्रमण हुआ, तो हम पढ़ चुके हैं बहलोल लोधी का आक्रमण हुआ था। जानकारी कहाँ से मिलती है, तो एक बुक है बेताल 25 और रोहतासगढ़ में एक अभिलेख। किसमें, रोहतासगढ़ का अभिलेख में जानकारी मिल जाती है। देखें तो लोधियों से इसके पहले तो अच्छे संबंध थे, लेकिन किसी बात से बाद में बिगड़ गए, तो लोधियों का आक्रमण हुआ तो ये क्या असफल रहा उनका आक्रमण। मानसिंह के बारे में देखें तो मानसिंह को संगीत में बहुत रुचि थी, उसमें कई रचनाएं की, जिसमें से एक है मान कौतूहल, ये संगीत से संबंधित ग्रंथ है। स्थापत्य में देखें तो गुर्जरी महल बनवाया मृगनैनी के लिए, या उनकी राजनी गुर्ज। ठीक है, इसकी कहानी तो आपको कई जगह मिल जाती है गुर्जरी महल। इसके अलावा देखें तो बादलगढ़ महल, मान मंदिर का निर्माण, ये सब किसने कराया, मानसिंह देव तोमर। क्योंकि शासक किसी ना किसी वजह से तो फेमस रहा होगा, या चाहे वो स्थापत्य की वजह से फेमस रहा हो, चाहे वो साहित्य की वजह से रहा हो, या अपनी राजनीतिक उपलब्धियां उसकी कुछ रही हों, तो कहीं ना कहीं यदि हम उसको इतिहास में जगह देते हैं तो उसकी कुछ ना कुछ महत्ता जरूर होती है। तो हमको उसी पे फोकस करना है, क्योंकि क्वेश्चन एग्ज़ाम में क्वेश्चन वहीं से आते हैं। दरबारी देखें तो देवचंद जिसने छिताई चरित की रचना की थी, और एक था थेकनाथ जिसने श्रीमद् भागवत गीता पर क्या लिखा था, भाष्य लिखा था। तो श्रीमद् भागवत गीता पर भाष्य किसने लिखा, ये क्वेश्चन आपसे हो जाता है। उसके बाद देखें तो एक शासक विक्रमादित्य 1518-26, इसने भी इब्राहिम लोदी का आक्रमण हुआ था। उस समय इब्राहिम लोदी का जो सेनापति, क्या सेनापति कौन था, आजम हुमायूं, ये इब्राहिम लोदी का सेनापति रहा। तो पानीपत की प्रथम युद्ध में लोदी की तरफ से लड़ा, जिसकी हम चर्चा कर चुके हैं। तो इसी के साथ साथ तोमर वंश जो था वो कहाँ चला गया, फिर बाबर के आधिपत्य में। ठीक, इसके बाद में हम बात करते हैं 1400 में मालवा में मुस्लिम सल्तनत काल स्वतंत्र। क्या होता है, जहाँ तक अभी हमने देखा कि हमको जानकारी मिल रही है कि कोई शासक दिल्ली सल्तनत में चाहे गुलाम हो, चाहे तुगलक हो, चाहे सैयद हो, खिलजी हो, तो धीरे धीरे क्या है कि इनके साम्राज्य का विघटन होना प्रारंभ हो जाता है। तो ये शुरू होता है तुगलक से, क्योंकि तुगलकों
के बाद ही आपको मध्य प्रदेश में जो इतने भी सेनापति या सूबेदार रहे तो वो अपने आप को स्वतंत्र घोषित करने लगते हैं। उसमें ही सबसे पहला व्यक्ति रहता है मालवा में गौरी वंश, दिलावर खां गौरी। जो हम बात करते हैं मोहम्मद गौरी की, ये उसी का क्या था, वंशज था, गौरी का वंशज दिलावर खां गौरी। इसका एक नाम मिलता है हुसैन। तो कभी आपकी मालवा में सल्तनत या मालवा में सल्तनत का संस्थापक कौन था, दिलावर खां गौरी या हुसैन। राजधानी क्या बनाई इसने, तो राजधानी बनाई धार। यहाँ पे हम देखते चल रहे हैं कई बार कि हम उसके संस्थापक देखते हैं, फिर उसकी राजधानी भी हमको देखनी होती है। देखें तो क्या हुआ था कि मोहम्मद बिन तुगलक ने किसको सूबेदार बनाया, दिलावर खां को। कहाँ का सूबेदार बनाया, तो वो मालवा का सूबेदार नियुक्त किया था। तो मोहम्मद बिन तुगलक ने मालवा का सूबेदार नियुक्त किया। धीरे धीरे फिरोज शाह तुगलक का काल आया। फिरोज शाह तुगलक के बाद जैसे ही कमज़ोर शासक आए तो इसने अपने आप को क्या कर दिया, स्वतंत्र घोषित कर दिया कि अब मैं स्वतंत्र तरीके से खुद राज करूँगा। काम क्या किया, तो 2 मस्जिदें बनवाई मांडू में। किसने, दिलावर खां गौरी। दिलावर खां गौरी के बाद इसका पुत्र शासक बनता है कौन, होशंग शाह गौरी। इसको हमको मुख्यतः याद रखना है 1406 से 1435 के समय पे। कौन, होशंग शाह गौरी। नाम देखें तो इसका वास्तविक नाम था अल्फ खां। होशंग शाह गौरी के नाम से ये शासन करता है। ठीक। मालवा में मालवा सल्तनत का कौन था, वास्तविक संस्थापक था। किसको, होशंग शाह गौरी को हम बोल देते हैं। राजधानी वही मांडू थी इनकी भी। ये एक सूफी संत जिसका नाम था बुरहानुद्दीन, उनका शेख बुरहानुद्दीन का शिष्य था। कौन, शिष्य। इसी तरह से इसने मांडू का नाम बदला और उसको कर दिया सादियाबाद या खुशियों का शहर। किसका, मांडू का। नर्मदापुरम का भी इसने नाम बदला होशंगाबाद, जो हमने फिर से बदल के उसको नर्मदापुरम कर दिया है। क्लियर। तो होशंगाबाद की स्थापना किसने की, तो आपसे कई कबार पूछा गया है, तो वो याद रखना है कि होशंग शाह गौरी ने। इसके अलावा जामा मस्जिद का निर्माण भी कराया था। कौन सी मस्जिद, जामा मस्जिद। क्लियर हुआ। तो दिलावर खां गौरी ने मालवा में स्वतंत्र दिल्ली मालवा सल्तनत की स्थापना की है और उसका पुत्र होशंग शाह गौरी, जिसको हम बोलते हैं मालवा सल्तनत का वास्तविक संस्थापक। आगे देखें तो और क्या किया इसने, तो इसने शुद्ध सोने चांदी और तांबे के सिक्के चलवाए थे। किसने, शुद्ध सोने चांदी के सिक्के होशंग शाह गौरी ने। इसके बाद पिछली कक्षा में चर्चा की थी क्लास में कि राजा भोज ने जो साइक्लोपियन बांध बनवाया था उसको किसने तोड़ा था, तो वो भी होशंग शाह गौरी ने तोड़ा। एक इमारत मिलती है होशंग शाह का मकबरा, कहाँ पर, मांडू में। कहाँ, मांडू में मिलता है। तो इसको हम मध्य प्रदेश का ताजमहल भी कहते हैं। क्या कहते हैं, मध्य प्रदेश का ताजमहल। ये मुस्लिम हिंदू परंपरा से मिलाकर बनाया हुआ था। इसके बाद देखें तो होशंग शाह का खेरला अभियान मिलता है बैतूल में, वो 1420 में हाथियों के लिए किया गया हुआ। और बाकी क्या निर्माण कराया, तो जहाज महल का निर्माण कराया और हिंडोला महल का निर्माण। हमको स्थापत्य की भी जानकारी यहाँ पर मिलेगी कि किस शासक ने किस महल का निर्माण आपको कराया। ठीक है। आगे बढ़ते हैं। मोहम्मद शाह गौरी 1435 से 1436 तक रहा। तो ये मालवा में गौरी वंश का अंतिम शासक था। तो संस्थापक आपका दिलावर खां गौरी, मुख्य शासक देखें तो होशंग शाह गौरी और अंतिम शासक मोहम्मद शाह गौरी। फिर इसके बाद दोबारा मालवा में चालू होता है खिलजी वंश। तो खिलजी वंश मालवा में हम देखें कहाँ, तो महमूद खिलजी प्रथम, ये इसकी स्थापना करता है, संस्थापक है खिलजी वंश का। तो मांडू में होशंग शाह से जो मकबरा था ये महमूद खिलजी के समय में पूरा हुआ है। ठीक है। तो इस पूछ लिया जाता है कि किसने निर्माण कराया, तो महमूद शाह खिलजी। जामी मस्जिद का निर्माण कराया। चंदेरी में इसने महल बनवाया था, किसको, जिसको हम बोलते हैं कुस्क महल।
तो क्वेश्चन पूछा जाता है कुछ महल एक तो है कहाँ, तो चंदेरी में है, और किसने निर्माण कराया, तो महमूद खिलजी प्रथम ने। इसके बारे में एक कहानी किंवदंतियाँ मिलती हैं, किंवदंतियाँ भी हैं और वास्तविकता भी, कि राणा कुंभा जिससे इनका युद्ध हुआ था उसमें विजय प्राप्त की और मांडू में इसके लिए विजय स्तंभ बनवाया। अब किंवदंतियाँ कहने का अर्थ ये है कि दोनों ही नहीं मानते कि कौन विजय हुआ है। इन्होंने विजय में क्या बना दिया, विजय स्तंभ, और वहाँ राणा कुंभा चित्तौड़ में बनवा देते हैं कीर्ति स्तंभ, कीर्ति स्तंभ। जाहिर सी बात है कोई पुख्ता निर्णय नहीं निकला होगा, तो दोनों अपने आप को विजयी मानते हैं। आगे चर्चा करें तो आगे शासक बना गयासुद्दीन खिलजी 1469 से 1500। इन्होंने क्या किया, तो इसने मेदिनी राय को चंदेरी का राज्यपाल नियुक्त किया था। कहाँ का, चंदेरी का। किसको, मेदिनी राय को। और किसने किया था, गयासुद्दीन खिलजी ने। और क्या किया, तो हिंडोला महल का निर्माण कराया और चंपा बावड़ी बनवाई, और मालवा में जो मादक वस्तुएं थी उस पर प्रतिबंध लगा दिया था। किस पे, मादक वस्तुओं पर प्रतिबंध। फिर एक नासिर शाह आता है 1501 से 1511 तक। फिर दूसरा महत्वपूर्ण शासक आपको मिलेगा महमूद शाह, जो रहेगा 1511 से 1531। इसे महमूद खिलजी द्वितीय भी कहते हैं, ये उपनाम है। तो इसके समय पे क्या होता है कि गुजराती जो शासक बहादुर शाह रहता है वो मांडू पर कब्जा करता है। कहाँ, मांडू पर कब्जा। कौन सा शासक, गुजरात का शासक। तो इसी के साथ फिर मालवा में शुरू हो जाता है गुजरात के शासकों का शासन। कौन, बहादुर शाह। ये कब की हम बात कर रहे हैं, 1531 की बात, जब दिल्ली में या केंद्र में कौन था, हुमायूं राज करता था। तो हुआ क्या कि मालवा पर हुमायूं का आक्रमण, ठीक है, क्यों, क्योंकि एक हुमायूं का शत्रु जमान मिर्जा था जिसको शरण दे रखी थी किसने, बहादुर शाह प्रथम, अपने मालवा में शरण दे रखी थी। तो उसी का पीछा हुआ करते हुए हुमायूं मालवा तक आता है और बहादुर शाह से लड़ाई होती है, जिसमें गुजरात पर आक्रमण करता है और उसको जीतकर मांडू पे कब्जा भी कर देता है। कौन, आपका हुमायूं। हुमायूं ने मांडू पर कब्जा किया। उसके बाद 1543 के काल में, 1543 में शेरशाह सूरी सुजायत खां को मालवा को सूबेदार बनाता है, क्योंकि 1540 में दिल्ली का शासक कौन बन जाता है, शेरशाह सूरी। क्लियर हुआ। सुजायत खां मालवा का सूबेदार बना, उसके बाद में उसका पुत्र शासक बनता है। कौन, यदि हम बात करें तो सुजायत खां का पुत्र मिला कौन, बहादुर, बाज बहादुर, 1556 से 1561। अब ये किसके समकालीन है, तो ये है इसका एक नाम भी मिलता है मियाँ बायजीद। ये है अकबर के समकालीन। किसके, अकबर, क्योंकि इस समय 1556 से अकबर का राज शुरू होता है दिल्ली में। तो बाज बहादुर ने क्या किया, तो बाज बहादुर ने एक तो गढ़ा, जो गढ़ा का गोंड राज्य है उस पर आक्रमण किया था, तो उससे रानी दुर्गावती से वो पराजित हुआ। किससे, पराजित। दूसरा, राग मालवी, राग गुजरी का आविष्कार इसने किया। रूपमती के लिए, रानी रूपमती के लिए रेवा कुंड और रूपमती महल का निर्माण कराया। क्लियर हुआ, महल का निर्माण। इसके बाद ही फिर क्या होगा कि अकबर मालवा पर जब आक्रमण करता है 1562 में, तो होता है सारंगपुर का युद्ध। किसका युद्ध, सारंगपुर का। अकबर का यहाँ पे सेनापति रहता है आदम खां, और ये बाज बहादुर के साथ में उसका युद्ध होता है, जिसमें बाज बहादुर हार जाता है। रानी रूपमती जहर खा लेती है, अपना जौहर करती है। ठीक है। फिर क्या, आदम खान यहाँ पे कई दिनों तक लूटपाट मचाता है। तो उसके बाद अकबर
दोबारा यहाँ पे आता है तो उसको अकबर ने इसको मनसबदार बना देता है अपना। किसको? बाज बहादुर को मनसबदार बना दिया। इसके बाद फिर देखते हैं तो रानी रूपमती और बाज बहादुर इन दोनों की समाधि कहाँ पर है? तो समाधि है राजगढ़ जिले में सारंगपुर में, जहाँ पे ये युद्ध हुआ था। क्लियर? आगे देखें तो अब हम बात कर लेते हैं किसकी? मुगल वंश की। मुगल वंश कब से कब तक रहा? तो वो है आपका बाबर से स्टार्ट होता है 1526 से। यदि भारतीय स्तर पे देखें तो 1857 तक ही। ठीक है। तो बाबर आक्रमण करता है। पहला आक्रमण बाबर का हम देखें तो वो मिलता है हमको पानीपत का प्रथम युद्ध 1526 में। लेकिन मध्य प्रदेश में बाबर आता है 1528, चंदेरी का युद्ध होता है। किसके साथ होगा? मेदिनी राय के साथ, क्योंकि इस समय यहाँ पे कौन राज कर रहा था? मेदिनी राय, जिसको महमूद खिलजी ने चंदेरी का क्या बनाया था? सूबेदार बनाया था तब। तो चंदेरी के युद्ध में बाबर की जीत होती है, तो मेदिनी राय भी यहाँ से हट जाता है और चंदेरी या कहें तो मालवा किसके अधिपत्य में आ जाता है? मुगलों के अधिपत्य में। आगे बढ़ते हैं। हुमायूं 1530 से 40 तक शासन रहा। तो बाज बहादुर के साथ एक मंदसौर का युद्ध इसका हुआ जो हुमायूं ने जीता। इसके बाद आगे चलें तो फिर आपको मिलता है शेर शाह सूरी 1540 से लेकर 1545 तक। ये इसका भी एक आक्रमण मिलता है। यदि शेर शाह सूरी की बात करें मध्य प्रदेश से कैसे संबंधित, तो एक रायसेन के किले का आक्रमण मिलता है 1543 में। यहाँ पर शेर शाह सूरी ने क्या किया? पूरनमल जो इसका किलेदार था उसकी षड्यंत्र से हत्या कर देता है। किससे? षड्यंत्र से हत्या, जो शेर शाह सूरी के शासनकाल पे एक कलंक के रूप में हम चर्चा करते हैं कि धोखे से किसी व्यक्ति को संधि होने वाली थी और आपने उसकी हत्या कर दी। इसके बाद देखें तो 1545 में कलिंजर का अभियान किया उसने, जिसमें गोला फटने से उसकी मृत्यु हो जाती है। बारूद का गोला फटने से शेर शाह सूरी की मृत्यु हो जाती है। किस अभियान में? तो कालिंजर अभियान में। कब हुआ? 1545। याद रखना है कि किस अभियान में उसकी मृत्यु हुई है। इसके बाद देखें तो इसने आगरा से बुरहानपुर तक एक सड़क का निर्माण करवाया था। किसने? शेर शाह सूरी ने आगरा से बुरहानपुर तक। तो ये आपका शेर शाह सूरी मध्य प्रदेश में संबंध। फिर आते हैं अकबर पर, तो ये 1526 से 1605 तक रहा। अकबर का मेन यदि हम मुख्य चीज़ें देखें तो आपको मिलेगा मालवा पर आक्रमण। कहाँ पे? मालवा। जिसकी चर्चा हमने अभी की थी कि मालवा पर आक्रमण किसके नेतृत्व में किया? तो वो किया था आदम खां के नेतृत्व में। किस पर? तो बाज बहादुर के विरुद्ध। ठीक है, बाज बहादुर के विरुद्ध उसने मालवा पे 1561। दूसरा आक्रमण होता है मध्य प्रदेश में गोंडवाना अभियान। किसका? तो यहाँ पे रानी दुर्गावती के खिलाफ होता है और यहाँ पे अकबर का सेनापति रहता है आसफ खां। आसफ खां इस समय कड़ा मणिकपुर का सूबेदार रहता है। कहाँ का? कड़ा मणिकपुर। ये हमको याद रखना है कि कड़ा मणिकपुर का सूबेदार आसफ खां था। तीसरा अभियान अकबर का मिलता है 1601 में। कहाँ? 1601। तो वो मिलता है आपका असीरगढ़ का किला। कहाँ पड़ता है असीरगढ़ का किला? तो बुरहानपुर। तो ये हमको ध्यान रखना है अकबर का 3 मेनली अभियान। एक मालवा पर अभियान बाज बहादुर के विरुद्ध, दूसरा गोंड राज्य पर अभियान रानी दुर्गावती के विरुद्ध, और तीसरा अभियान असीरगढ़ के
किले बुरहानपुर पर। आगे बढ़ते हैं। तो अकबर के शासनकाल के समय दो संगीतकार तानसेन और बैजू बावरा ये रहे जिनका संबंध मध्य प्रदेश से रहा। तानसेन का हम देखते हैं तो ग्वालियर। इसके बाद उसका पुत्र जहांगीर शासक बनता है 1605 से 1627। यहाँ पर क्या होगा कि यहाँ पर कई सारी रियासतें बंट जाएंगी। जैसे बुंदेलखंड में अलग रियासत चल रही है, बघेलखंड में कोई अलग शासक है, गोंड में अलग शासक है, मालवा में कोई अलग शासन कर रहा है। तो जहांगीर के समय उसकी मित्रता होती है वीर सिंह बुंदेला से। ये बुंदेलखंड में बुंदेल वंश का शासक रहा करता है और उससे जहांगीर करवाता है अबुल फजल की हत्या। अबुल फजल कौन? तो ये अकबर के दरबार में नवरत्नों में से एक था। तो उसकी हत्या किसने कराई दी? वीर सिंह बुंदेला ने। किसके कहने पर? तो वो जहांगीर के कहने पर। इसके बाद वीर सिंह बुंदेला ने ओरछा में एक महल का निर्माण किया, जहांगीर महल जिसको बोला जाता है। क्लियर हुआ? ओरछा में जहांगीर महल। शाहजहां इसलिए संबंधित मध्य प्रदेश से हम देखते हैं क्योंकि मुमताज़ की जो मृत्यु हुई वो कहाँ हुई? तो वो हुई बुरहानपुर में। बुरहानपुर। बाद में इसको आगरे में ताजमहल में शिफ्ट किया गया, लेकिन यहीं पर इसकी कब्र हमको पहले मिलती थी। 1627 में जुझार सिंह का विद्रोह होता है। ये भी बुंदेला ही, ठीक है, वीर सिंह बुंदेला के आगे आने वाला शासक, उसका भाई पुत्र जुझार सिंह बुंदेला का विद्रोह होता है। किसके शासनकाल में हुआ? तो ये हुआ हुमायूं के शासनकाल में, सॉरी शाहजहां के। तो शाहजहां ने देवी सिंह को क्या बनाया? ओरछा का शासक बना दिया था। कि जुझार सिंह बुंदेला ने विद्रोह किया तो उसको हटा के किसको शासक बना दिया? देवी सिंह को। ठीक, आगे बात करते हैं हम औरंगजेब की। तो औरंगजेब का शासन रहा 1658 से 1707। यहाँ पर क्या हुआ? यहाँ पर छत्रसाल बुंदेला ने विद्रोह किया, जिसमें आपको फिर बाजीराव प्रथम की जानकारी यहाँ पे आपको मिल जाती है कि छत्रसाल की मदद के लिए कौन आता है? बाजीराव प्रथम। ठीक, जो मस्तानी वाली कहानी आपको मिलती है बाजीराव मस्तानी, तो वो छत्रसाल की मदद के लिए आया था। औरंगजेब के देवगढ़ आक्रमण की जानकारी हमको कहाँ से मिल जाती है? तो वो मिलती है, एक बुक है मासिर ए आलमगीरी, साकी मुस्तैद खां द्वारा रचित है। मध्यकाल में जब आप देखते हैं तो आपको बहुत सारी बुकों से कई ज़्यादा जानकारियाँ मिलती हैं, क्योंकि यहाँ पर दरबार में जो रहते थे तो उन्होंने एक विस्तृत इतिहास उनका लिखा है। सेनापति कौन था? तो औरंगजेब का एक सेनापति था दोस्त मोहम्मद खां। इसने बाद में क्या किया? बाद में इसने भोपाल राज्य की स्थापना की। ठीक है, भोपाल में स्थापना। क्लियर हुआ? तो यहाँ तक हम देखें कि मध्य प्रदेश में मध्यकाल में क्या हुआ? दो चीज़ें। एक तो रहा हम दिल्ली सल्तनत। तो दिल्ली सल्तनत के समय पे कौन कौन इस शासक रहा? दिल्ली सल्तनत का प्रभाव मध्य प्रदेश में कैसे रहा? उसके बाद फिर हम देखते हैं स्वतंत्र शासक। कहाँ? मालवा में। और फिर जो मुगल वंश आया तो उसमें से कौन कौन सा शासक ने क्या क्या मुख्य मुख्य काम किए और कैसे कैसे मध्य प्रदेश में उनका योगदान रहा। क्लियर? तो आशा करता हूँ कि आपको आज की क्लास बेनिफिशियल रहेगी और आप अपनी तैयारी को और चार चांद लगा पाएंगे। हम आगे मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। धन्यवाद।